सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं आज का टॉपिक लाया हूँ गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल और इसके महत्वपूर्ण तथ्य। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हाँ, तो पहला पॉइंट जो है प्रशस्ति है ना, ये टाइप गलत हो गया है। प्रशस्ति का अर्थ राजा की स्तुति है। इसको काट लेते हैं। प्रशस्ति का अर्थ राजा की स्तुति है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, शासक समुद्रगुप्त ने सिलोन के बौद्ध राजा शासक समुद्रगुप्त ने सिलोन के बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोध गया में विहार बनवाने की अनुमति दी थी। तो शासक समुद्रगुप्त ने सिलोन के बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोध गया में विहार बनाने की अनुमति दी थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ग्वालियर के निकट बाघ की गुफाएं गुप्त युग की चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो ग्वालियर के निकट बाघ की गुफाएं गुप्त युग की चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गुप्त काल में युद्ध एवं शांत मंत्री संधि विग्रहिक जाना जाता था। तो गुप्त काल में युद्ध और शांत मंत्री को संधि विग्रहिक जाना जाता था, संधि विग्रहिक कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने अश्वमेध संपादित कराया था। तो गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने अश्वमेध संपादित कराया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कुमारगुप्त प्रथम का मंदसौर अभिलेख में पटवाई श्रेणी का उल्लेख है। तो कुमारगुप्त प्रथम का मंदसौर अभिलेख में पटवाई श्रेणी का उल्लेख किया गया है। पटवाई श्रेणी, ये जो पटवाई श्रेणी थी, ये रेशमी सूत बुनने वालों की समिति थी। रेशमी सूत बुनने वालों की समिति थी, है ना। तो पटवाई श्रेणी रेशमी सूत बुनने वालों की समिति थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चीनी स्रोत, जो चीनी स्रोत हैं, चीनी स्रोत में मिहिर कुल को एक शैतान के अवतार के रूप में पहचान की गई है।
तो चीनी यात्री सुंगयुन और हेनसांग ने मेहरकुल को एक शैतानी अवतार के रूप में बौद्ध विरोधी बताया है। तो चीनी स्रोत में मेहरकुल की एक शैतान के अवतार के रूप में पहचान की गई है। अगला पॉइंट देखिए, उदयगिरी गुहाभिलेख। उदयगिरी गुहाभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को राजाधिराजसी की उपाधि दी गई है। उदयगिरी गुहाभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को राजाधिराजसी की उपाधि दी गई है। तो इस अभिलेख को जो है इस अभिलेख को है थोड़ा समझ लेते हैं। उदयगिरी गुहा अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को राजाधिराजसी की उपाधि दी गई है। यह अभिलेख जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के संत विग्रह वीरसेन शॉ का है, ठीक है। और जो दूसरा उदयगिरी गुहा अभिलेख है वह चंद्रगुप्त के जो ससानिक महाराज हैं, जो मालवा का गवर्नर था, उसका है। तो उदयगिरी गुहा अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय को, जिसमें राजाधिराजसी कहा गया है, यह उसके संत विग्रह वीरसेन के द्वारा स्थापित कराया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दरबार में नवरत्नों का संबंध। मतलब किसके दरबार में नवरत्न थे या दरबार में नवरत्नों का संबंध, तो चंद्रगुप्त द्वितीय से है। नवरत्न, और ये नवरत्न जो है चंद्रगुप्त द्वितीय की जो दूसरी राजधानी उज्जैन थी, ये वहाँ के दरबार में रहते थे। और इसमें जो है कालिदास थे, है ना, कालिदास थे, धन्वंतरी थे, छपड़क थे, अमर सिंह थे, शंकु थे, बेताल भट्ट थे, घटकरपर थे और बराह मिहिर वरुचि जैसे विद्वान नवरत्नों में शामिल थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अश्वमेघ प्रकार के स्वर्ण सिक्के समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त दोनों के मिलते हैं। तो अश्वमेघ प्रकार के स्वर्ण सिक्के समुद्रगुप्त एवं कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा प्रचलित किए गए हैं, है ना, तो दोनों के मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गुप्त काल के दौरान लोकार्क के रूप में सूर्य देवता का उल्लेख किया गया है। तो गुप्त काल के दौरान लोकार्क के रूप में सूर्य देवता का उल्लेख किया गया है। ये KVS में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सातवाहन वंश के शासकों ने सर्वप्रथम भू अनुदान जारी किया था। तो सातवाहन वंश के शासकों ने सर्वप्रथम भू अनुदान जारी किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कांचगुप्त की ऐतिहासिकता का मुख्य साक्ष्य जो है मुद्रा है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गुप्त संवत 61 मथुरा स्तंभ लेख चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है प्रथम गुप्त शासक है, जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गुप्त योगीन ब्राह्मी अभिलेख से युक्त जैन प्रतिमाएं दुर्जनपुर से मिली हैं।
जो जैन प्रतिमाएं हैं दुर्जनपुर से मिली हैं और इसमें जो है गुप्त शासक रामगुप्त के विषय में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पूना ताम्रपत्र लेख ये प्रभावती गुप्ता से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आसोपाई दृश्य पानगोष्ठी ये मथुरा कला में चित्रित पाए गए हैं। तो आसोपाई दृश्य पानगोष्ठी मथुरा कला में चित्रित पाई गई हैं। ये भी पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्नों में कालिदास थे, धन्वंतरी थे, छप्पड़क थे, अमर सिंह थे, शंकु थे, बेताल भट्ट थे, घटकरपर थे, बाराह मिहिर थे और वर्ची। तो ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी उज्जैन के दरबार को सुशोभित करते थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्कंदगुप्त का इंदौर ताम्रलेख, स्कंदगुप्त का इंदौर ताम्रलेख इसमें तौलिक श्रेणी का उल्लेख मिलता है। तो स्कंदगुप्त का इंदौर ताम्रलेख में तौलिक श्रेणी का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्कंदगुप्त का इंदौर ताम्रलेख इसमें सूर्य पूजा से ये प्रारंभ होता है। तो स्कंदगुप्त का इंदौर ताम्रलेख सूर्य पूजा से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इंदौर ताम्रलेख दो क्षत्रियों अंतर्वेदी से गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र जिसे अंतर्वेदी कहा गया है। तो इंदौर ताम्रलेख दो क्षत्रियों द्वारा अंतर्वेदी में एक सूर्य मंदिर निर्माण का उल्लेख मिलता है। तो दो क्षत्रियों द्वारा अंतर्वेदी मतलब गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र में एक सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। तो स्कंदगुप्त के इंदौर ताम्रलेख में सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। अगला पॉइंट देखिए, गुप्त काल के नचना कुठार मंदिर में शिव पार्वती संगीत वाद्यों के साथ उकेरे गए हैं। तो गुप्त काल के नचना कुठार मंदिर में शिव पार्वती संगीत वाद्यों के साथ उकेरे गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गुप्त योगीन ब्राह्मी अभिलेख से युक्त दुर्जनपुर से 3 जैन प्रतिमाएं मिली हैं और जिन पर महाराजाधिराज रामगुप्त नामक एक राजा का उल्लेख मिलता है। तो गुप्त योगीन ब्राह्मी अभिलेख से युक्त दुर्जनपुर से प्राप्त 3 जैन प्रतिमाओं पर महाराजाधिराज गुप्त नामक एक राजा का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी के नासिक प्रशस्ति वशिष्ठ पुत्र पुलमावी के नासिक प्रशस्ति के अपरांत का समीकरण उत्तरी कोंकण स्थान से किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गुप्त वंश का प्रथम शासक श्रीगुप्त था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गुप्त शासकों में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गुप्त संवत 319 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए,
चंद्रगुप्त प्रथम प्रथम गुप्त शासक था जिसने स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। तो चंद्रगुप्त प्रथम प्रथम गुप्त शासक था जिसने स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इलाहाबाद शिलालेख, जिसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं, ये समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है और जिसके रचयिता जो है उसके दरबारी कवि हर्षण थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डॉक्टर बी.ए. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। तो डॉक्टर बी.ए. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सम्राट समुद्रगुप्त एक कुशल संगीत वादक है ना, जो बीड़ा बजाते हुए अपनी मुद्रा पे प्रदर्शित हुआ है। तो इसे बीड़ा बजाने का शौक था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा विष्णुगुप्त था। तो समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा विष्णुगुप्त था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, समुद्रगुप्त की दक्षिणापथ विजय को राय चौधरी ने धर्म विजय की संज्ञा दी है। तो समुद्रगुप्त की दक्षिणापथ विजय को राय चौधरी ने धर्म विजय की संज्ञा दी है। अगला पॉइंट देखते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को देवराज के नाम से भी जाना जाता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को देवराज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि शकों के उन्मूलन के बाद धारण की थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि शकों के उन्मूलन के बाद धारण की थी और इसके बाद उसने जो है इस विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के भी चलाया था और साथ में उससे जो है एक दूसरी उपाधि मिलती है सकारी। तो शकों के उन्मूलन के बाद उसने सकारी की उपाधि भी धारण की थी और चांदी के सिक्के भी जारी किए थे। तो अगला पॉइंट देखते हैं, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जो है होड़ों को पराजित करने के पश्चात विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है उसने शकों को पराजित करने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, सकारी की उपाधि भी धारण की और चांदी का सिक्का जारी किया था। स्कंदगुप्त ने होड़ों को पराजित करने के पश्चात विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो गुप्त शासनकाल में दो शासक हैं जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगर चंद्रगुप्त द्वितीय और स्कंदगुप्त दोनों ऑप्शन में रहते हैं कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला शासक, अगर दोनों रहते हैं तो फिर दोनों ऑप्शन सही होंगे और अगर एक रहता है तो फिर एक सही होगा। फिलहाल जनरली जो है चंद्रगुप्त द्वितीय को ही पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए,
क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये विक्रमादित्य से संबंधित ये टीजीटी में 2004 में पूछा गया था, और जिसमें चंद्रगुप्त द्वितीय और स्कंदगुप्त दोनों के नाम दे दिया गया, और इसीलिए इसका जो है उत्तर कोई भी आयोग ने डिसाइड नहीं किया। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने नाग वंश, वाकाटक वंश और कदम वंश से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने नागवंश की कुबेर नागा से अपना विवाह किया था, और वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन द्वितीय से अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का उन्होंने विवाह किया था, है ना। तो इस प्रकार से वैवाहिक संबंधों को उसने स्थापित किया था। अगला पॉइंट देखते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय ने नाग राजकुमारी कुबेर नागा के साथ अपना विवाह किया था। ठीक है, हो गया पॉइंट। अगला पॉइंट देखते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक राजवंश के राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वाकाटक राजा प्रवरसेन द्वितीय जो रुद्रसेन द्वितीय का पुत्र था, मतलब प्रभावती गुप्ता का पुत्र था प्रवरसेन द्वितीय, ने अनुदान ग्राहियों को चेतावनी दी थी कि यदि शासक के खिलाफ साजिश रची गई तो उसका अनुदान रद्द किया जा सकता है। ठीक है, ये भी NBS PGT 2017 दिसंबर 2019 में पूछा गया था क्वेश्चन ये। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मेहरौली स्तंभ लेख ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से संबंधित है या चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी तीर्थयात्री फायान भारत आया था। यह फायान जो है यह चीन के बुयांग नामक स्थान पर इसका जन्म हुआ था। 399 से 414 तक भारत के विभिन्न भागों का भ्रमण किया था। फायान जो है ये मध्य देश को ब्राह्मणों का देश कहता है, और कहता है जहाँ के लोग सुखी और समृद्ध थे। फायान जो है कपिलवस्तु को उजड़ा हुआ नगर बताता है, और फायान कहता है कि पाटलिपुत्र और अशोक के जो राजमहल हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे दैत्यों के द्वारा निर्मित किए गए हों। और क्या कहता है, फायान जो है तामलुक में रहकर तामलुक में 2 वर्ष रहा, और वहाँ पे जो है बौद्ध प्रतिलिपियों को तैयार किया, बौद्ध प्रतिमाओं के चित्रों को बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, देखिए, कुमार देवी गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमार देवी प्रकार के सिक्के चलाए थे, महारानी प्रकार के, कुमार देवी प्रकार के, हैं ना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सम्राट कुमारगुप्त प्रथम की माता ध्रुव देवी ध्रुवस्वामिनी थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, शासक स्कंदगुप्त के सोने के सिक्के का वजन सबसे अधिक था या सबसे भारी था, जो 144 ग्रेन का था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मंदसौर प्रशस्ति की रचना वत्स भट्टी ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्कंदगुप्त के शासन काल में 5 जैन तीर्थंकरों की पाषाण प्रतिमाओं का निर्माण
किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भीतरी स्तंभलेख गाजीपुर उत्तर प्रदेश से, जो भीतरी स्तंभलेख है यह गाजीपुर उत्तर प्रदेश से मिला है। ये स्कंदगुप्त के राजकाल में हूणों के आक्रमण के विषय में उल्लेख करता है। तो भीतरी स्तंभलेख गाजीपुर उत्तर प्रदेश से स्कंदगुप्त के राजकाल में हूणों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। और इसी में जो है नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भीतरी स्तंभलेख में इसमें पुष्यमित्रों के विषय में भी जानकारी मिलती है। पुष्यमित्र और स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन है और हूणों के साथ भी स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन है। तो भीतरी स्तंभलेख में पुष्यमित्रों और हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। लेकिन ज़्यादातर एग्जामों में हूणों के विषय में पूछा गया है। तो अगले एग्जामों में जो है ये पुष्यमित्रों के विषय में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हूणों का प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हूण सरदार मिहिरकुल को गुप्त शासक नरसिंहगुप्त बलादित्य ने पराजित किया था। तो हूण सरदार मिहिरकुल को गुप्त शासक नरसिंहगुप्त बलादित्य ने पराजित किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कुमारगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम महादेवी अनंत देवी था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम दत्ता देवी था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में देवगढ़ नामक स्थान पर स्थापित है। नेक्स्ट पॉइंट, नचना कुठार मूर्ति में सबसे पहले रामायण के दृश्य प्रकट हुए हैं। तो नचना कुठार मूर्ति में सबसे पहले रामायण के दृश्य प्रकट हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में पाशुपतों का एक महत्वपूर्ण केंद्र मथुरा था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य एरण से प्राप्त होता है और इसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कायस्थ शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम याज्ञवल्क स्मृति में मिलता है। नेक्स्ट देखिए, एक जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख ओशनम स्मृति में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राजभाट जो है ये शाही अफसर और इनके जिम्मे जो है यात्रियों के जान माल की सुरक्षा का कार्यभार था। तो राजभाट शाही अफसरों के जिम्मे यात्रियों के जान माल की सुरक्षा का कार्यभार था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गुप्त युग को भारतीय इतिहास में क्लासिक युग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गुप्त काल में अजंता की 16-17 गुफाएं निर्मित हुई थी। तो गुप्त काल में अजंता की 16 और 17 गुफाएं निर्मित हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अजंता की गुफा संख्या 16 में मद्रासन राजकुमारी का दृश्य अंकित है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गुप्त काल के मंदिर की वास्तुकला सर्वप्रथम गंगा
यमुना की आकृतियों में आती है। तो गुप्त काल के मंदिर की वास्तुकला में सर्वप्रथम गंगा और यमुना की आकृतियाँ आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, धमेक स्तूप सारनाथ में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राजगृह स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण गुप्त सम्राटों के समय में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कालिदास हैं। अगला देखिए, माल विज्ञान मित्रम के रचयिता भी कालिदास हैं। अगला पॉइंट देखिए, विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बाणभट्ट ने हर्षचरित्र कादम्बरी नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भास ने स्वपन वासवदत्ता, चारुदत्ता और भंग की रचना की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल थे। अगला पॉइंट देखिए, आर्यभट्ट ने यह सिद्ध किया था कि धरती जो है गोल है और अपनी धुरी पर चक्कर काटती है। तो आर्यभट्ट ने यह सिद्ध किया था कि धरती गोल है और अपनी धुरी पर चक्कर काटती है। अगला पॉइंट देखते हैं, मृच्छकटिकम की रचना शूद्रक ने की थी। गुप्त काल, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, गुप्त काल में भुक्ति जो है राज्य या प्रांत है ना, भुक्ति राज प्रांत को कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, याज्ञवल्क स्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार शिलाहार राजा अपराग थे। तो याज्ञवल्क स्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार शिलाहार राजा अपराग थे। अगला पॉइंट देखते हैं, स्कंदगुप्त के समय सौराष्ट्र का गोप्ता या राज्यपाल प्रणदत्त था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, गुप्त साम्राज्य में प्रांतीय राज्यपालों के लिए प्रयुक्त होने वाला जो नाम था उपयुक्त था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गुप्त काल में प्रांत को देश कहते थे, अवनी कहते थे और भुक्ति कहा जाता था। तो गुप्त काल में प्रांत को देश, अवनी अथवा भुक्ति कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गुप्त काल में प्रांतीय राज्यपालों को उपरिक कहते थे, गोप्ता भी कहते थे, भोगपति भी कहते थे, राजस्थानी भी कहा जाता था। तो इतने नाम थे प्रांतीय राज्यपालों के। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, देवीचंद्र गुप्तम की रचना विशाख दत्त ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गुप्त काल में भूमि अभिलेख को सुरक्षित रखने के लिए नियुक्त पदाधिकारी को करणिक कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ध्रुवाधिकरण भूमि कर संग्रह करने वाला अधिकारी था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गुप्त काल में भूमि माप की इकाई निर्वर्तन थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गुप्त काल में सातवां व्यापारिक कारवां का प्रमुख होता था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गुप्तोत्तर काल में समान ब्याज की वार्षिक दर 24% थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गुप्त काल में सोने के सिक्के दिनार का नाम लैटिन भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गुप्त शासकों में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने चांदी का सिक्का जारी किया था। तो गुप्त शासकों में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने चांदी का सिक्का जारी किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गुप्त काल में
चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा कोष राजस्थान के भरतपुर के बयाना से प्राप्त हुआ, जिसमें सर्वाधिक चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्के मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्राचीन भारत का पहला प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता वाणिभट्ट था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गुप्त वंश के शासनकाल में सारनाथ कला का प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सारनाथ की जो बुद्ध मूर्ति है वह धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा में है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बृहत संहिता की रचना बराह मिहिर ने की थी। अगला पॉइंट देखते हैं, प्रवरसेन प्रथम ने धर्म महाराज की उपाधि धारण की थी, जिसका औचित्य उसके अश्वमेध सहित अनेक वैदिक यज्ञों के संपादित करने से सिद्ध होता है। तो प्रवरसेन प्रथम ने धर्म महाराज की उपाधि धारण की थी, जिसका औचित्य उसके द्वारा अश्वमेध सहित अनेक वैदिक यज्ञों के संपादित करने से सिद्ध होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र स्थान जो था कन्नौज था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष पर एक मेले का आयोजन प्रयागराज या प्रयाग में करता था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हर्षवर्धन के काल में भारत की यात्रा ह्वेनसांग ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हर्षवर्धन पराजित हुआ था पुलकेशिन द्वितीय से। तो हर्षवर्धन पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राजा हर्ष की पराजय का जो संदर्भ है वो एलोह अभिलेख में मिलता है। एहोल अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय का है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हर्ष के शासनकाल में बल्भी का राजा ध्रुवसेन द्वितीय था। तो हर्ष के शासन के समय में बल्भी का राजा ध्रुवसेन द्वितीय था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पुलकेशिन द्वितीय के एलोह अभिलेख में हर्षवर्धन की गज सेना का उल्लेख मिलता है। तो पुलकेशिन के एहोल अभिलेख में हर्षवर्धन की गज सेना का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण पहला अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख है, जो गिरनार से प्राप्त हुआ है ना, गिरनार पहाड़ी जो गुजरात में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, चालुक्य वंश की राजधानी वातापी थी। और गुप्त और गुप्तोत्तर काल का जो अंतिम पॉइंट है, जो अंतिम क्वेश्चन है, वह है ये कि अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। तो इस टॉपिक का यह आज अंतिम प्रश्न, और हम लोगों ने 100 से ऊपर क्वेश्चनों को कवर कर लिया है। ये सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, और जो आए हुए क्वेश्चन हैं, चाहे KVS हो, NBS हो, TGT PGT एग्ज़ामों में ये पूर्व में पूछे जा चुके हैं, और आगे आने वाले एग्ज़ामों में 50% क्वेश्चन तो हर एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, और इसीलिए ये काफ़ी फास्ट रिवीजन नोट्स हैं, और जिसे जो है अब हम बहुत जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं, और इसीलिए हम इसे 1 लाइनर में लाए हैं। बाकी 4 ऑप्शन भी दे सकते हैं, लेकिन उसमें 10-20 क्वेश्चन ही जो है आधा 1 घंटे में हो पाते हैं, और इसमें पूरा चैप्टर ही निपट जाता है। तो इतनी फास्ट रिवीजन जो है ये केवल मेरे ही चैनल पे आपको मिलेगी, और मैं अपने चैनल पे जो भी वीडियो डालता हूँ तो काफ़ी ईमानदारी पूर्वक अच्छे क्वेश्चन
और ये नहीं चाहता हूँ कि मुझे कोई पारिश्रमिक नहीं मिल रहा है, ये सारी फ्री में ही आपके लिए मैं उपलब्ध करा रहा हूँ और अच्छे से अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराऊँगा। मेरा मकसद ही है निःशुल्क शिक्षा आप लोगों तक पहुँचे, अच्छे से अच्छे कंटेंट पहुँचे। बाकी मार्केट में तो आजकल जो चल ही रहा है, यूट्यूब पर भी जो चल रहा है, तो सभी को पता है, जो लोग भी यूट्यूब पे पढ़ते हैं, फ्री वाली वीडियो किस हिसाब की होती हैं और पेड वाली वीडियो कैसे पढ़ाते हैं। धन्यवाद, मेरे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में भी शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।